आज हम पढ़ेंगे विज्ञापन की भाषा, यानी विज्ञापन करते समय हमें भाषा को कैसे रखना चाहिए, किस प्रकार प्रयोग में लाना चाहिए और भाषा का प्रयोग कैसे किया जाए जिससे विज्ञापन आकर्षक हो और सामान्य जन तक पहुंच सके आसानी से। तो देखिए, विज्ञापन की करने की प्रक्रिया है उसमें विज्ञापन कैसा होना चाहिए, पहला प्रश्न ये उठता है। तो इसका उत्तर है कि विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए, सरलता होना चाहिए, उसके अंदर बोधगम्यता होना चाहिए, स्मरणीयता होना चाहिए यानी याद रखने योग्य हो, जीवंतता होनी चाहिए, विक्रय शक्ति को बढ़ाए। ये हो गई विज्ञापन की भाषा, मतलब कैसी होनी चाहिए। अब इसकी शैली कैसी होनी चाहिए, तो इसकी शैली अभिधात्मक होनी चाहिए, लक्षणार्थ होनी चाहिए, व्यंजनार्थ होनी चाहिए। आगे हम इन सभी पॉइंटों का व्याख्या विस्तार से करेंगे। आगे हम चलते हैं विज्ञापन की भाषा एवं भाषिक संरचना। विज्ञापन की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो भाषा वह साधन है। अब हम भाषा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो मनुष्य अन्य प्राणियों से अलग करता है, यानी जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करता है। भाषा के कारण ही आज हम विश्व के साथ संपर्क व व्यापार कर पा रहे हैं। जीवन की गतिशीलता के कारण आज नए परिवर्तन, नए आविष्कार होते आए हैं। इसके लिए इतिहास साक्षी है कि मानव हमेशा अपनी सुविधा के लिए साधनों की खोज में लगा रहा है। मानव के क्रियाशील मस्तिष्क ने निरंतर नए आविष्कार करने के लिए उसे विवश किया है। यह संभव भी सिर्फ भाषा की वजह से हुआ है, परंतु इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि भाषा का जन्म मनुष्य के द्वारा ही हुआ है। मनुष्य ने अपने विचारों भाव आदान प्रदान करने के लिए अंततः परिणाम स्वरूप भाषा ने आज हमें विकास के उस जगह पर ला खड़ा कर दिया है जहाँ पर भाषा का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों व क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में किया जा सकता है। ऐसे ही एक क्षेत्र है व्यवसाय। मनुष्य अपने द्वारा वस्तुओं का व्यापार करता है, उसे बेचने के लिए विज्ञापन का सहारा लेता है। इसके लिए वह विशिष्ट भाषा का प्रयोग करता है। विज्ञापन की भाषा अन्य विधाओं से विशिष्ट होती है, यानी कि हमने इस पूरे पैराग्राफ में ये पढ़ा कि जो भाषा है वो मनुष्य को किस प्रकार सहायक हुई है, भाषा का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, भाषा किन किन क्षेत्रों में मनुष्य प्रयोग करता है। आज जो मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप जो ये पढ़ रहे हैं, ये भी एक भाषा ही है। अगर भाषा नहीं होती तो आज ये रिकॉर्डिंग नहीं होता, हम यहाँ तक विकसित नहीं हो पाते, इतनी वस्तुओं का उपभोग नहीं कर पाते। तो भाषा एक बहुत बड़ा माध्यम है जीवन को चलाने का, जीवन को गतिशील करने का। तो इसी कारण भाषा का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग व्यवसाय में किया जाता है। व्यवसाय में विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विज्ञापन की जो भाषा है वो एक अनोखी भाषा है, मतलब अलग नहीं है, यानी कि वो एक आकर्षक होनी चाहिए, उसके अंदर बोधगम्यता होनी चाहिए। तो अब हम एक पॉइंट है विज्ञापन की भाषा में आकर्षक क्षमता, इस पर विचार करते हैं। विज्ञापन का आवश्यक गुण है ध्यान आकर्षण की क्षमता। यह आकर्षण ही विज्ञापन को सही व्यक्ति तक पहुंचाता है। उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए अनिवार्य है कि विज्ञापन की विषय वस्तु संक्षिप्त होनी चाहिए, यानी कि जो उपभोक्ता है उसको आकर्षित करने के लिए विज्ञापन की विषय वस्तु संक्षिप्त यानी छोटी होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। उपभोक्ता सबसे पहले भाषा को पढ़ता है, बाद में उस वस्तु की ओर ध्यान देता है। अगर विज्ञापन की भाषा उसे आकर्षित नहीं कर पा रही है तो वस्तु की ओर उसका ध्यान नहीं जाएगा, विज्ञापन की भाषा असफल हो जाएगी। विज्ञापन की भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए
हम लोग विज्ञापन लेखन जो करते हैं वो विज्ञापनों में मुहावरे, कहावतों, लोकोक्तियाँ, समाज में प्रचलित प्रसिद्ध उपमा, रूपक आदि भाषा का प्रयोग आदि चीज़ों का प्रयोग भाषा में करते हैं। अलंकारों का प्रयोग करते हैं। शब्दों को सजाने के लिए शब्दों को पुनरावृत्ति करते हैं, मतलब बार बार प्रयोग में लाया जाता है शब्दों को कभी कभार उटपटांग भी कर दिया जाता है ध्यान आकर्षण के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आकर्षण पैदा करती है विज्ञापन की भाषा में। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे। यानी कि इस भाषा में क्या कहते हैं, इस भाषा में तुकबंदी है, अंग्रेज़ी के शब्दों का प्रयोग है ना, आकर्षण है, क्योंकि संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे। कितना आकर्षित भाषा का प्रयोग किया गया है इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाषा में कलात्मकता पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। विज्ञापन में शब्दों के संयोजक में ऐसी कलात्मकता को प्रदर्शित की जाती है जिससे भाषा में एक अनूठापन समाविष्ट हो जाता है। भाषा को कलात्मक रूप देने के लिए कई बार विज्ञापन में भाषिक विचलन या मतलब भाषा को तोड़ फोड़ कर किया जाता है। भाषा को कलात्मक स्वरूप बनाकर निकालने के लिए कभी कभी वाक्य विन्यास के गद्य की कविता की स्वच्छंदता भी आ जाती है। विभक्ति यानी वाक्य विन्यास मतलब कि पद आ जाते हैं, विभक्ति आ जाती, कर्ता कर्म चिन्ह आ जाते हैं। और कभी कभी सामान्य बोलचाल की भाषा के दबाव में अंग्रेजी तथा आंचलिक शब्दों के भार से दबी हिंदी सामने आती है। विज्ञापन को कलात्मक रूप देने के लिए प्राय काव्यात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कलात्मकता से विज्ञापन की भाषा में जो विशिष्ट लय तुकबंदी पैदा होती है उसे प्रभावोदकता पैदा होती है, यानी अलग प्रभाव पैदा होता है। जैसे कि भाषा में अगर तुकबंदी हो, लय हो तो अलग ही इम्पैक्ट होता है। शब्दों को कैसे व्यवस्थित किया गया है, किस प्रकार उसको चयनित किया गया, किस प्रकार के शब्द प्रयोग में लाए गए हैं, ये एक आकर्षण पैदा करते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रभाव पैदा करते हैं और उसकी ओर आकर्षित करते हैं। विज्ञापन लोगों में समा जाता है और ये विज्ञापन है लोगों में समा जाता है, लोगों की जुबान पर छा जाता है। जैसे कि है रंगीन कपड़ा भी खेले खेले जाए, निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा, है ना। इसमें लय है, गुण है, समा रही है हमारे जवानों में, जुबान पे आ रही है, हमारे मन में क्या कहते हैं एक प्रभाव पैदा करे, लय है इसके अंदर, तुकबंदी है, गायन शैली है। ये सब है विज्ञापन की भाषा को आकर्षण और प्रभावशाली रूप से प्रभाव पैदा करते हैं। यह व्याकरण के अनुसरण को तोड़ते हुए काव्यात्मक रूप को भाषा में ढालकर उसका प्रयोग किया जाता है। व्याकरण के अनुसरण को तोड़कर काव्यात्मक रूप में ढलती भाषा, कुछ उदाहरण देखिए। जैसे देखिए व्याकरण के स्वरूप, जैसे व्याकरणिक भाषा होती है ना, वो इसमें बिल्कुल नहीं समाती। व्याकरण के नियमों को तोड़ती हुई भाषा अलग बनती है। जैसे पड़ोस, जैसे कि जुल्फ़ घनेरी शाम है क्या, काले काले बालों वाली ये तो बता तेरी उम्र है क्या, जब उम्र का भी पता ना चले, कमाल है देना जी सतरीठा शैम्पू। अब इसमें देखिए देना जी सतरीठा शैम्पू की कंपनी का नाम है। अब यहाँ पर देखिए क्या किया कि जुल्फ़ घनेरी शाम है क्या, जुल्फ़ यानी घनेरी शाम जैसी है, एकदम काले काले बालों वाली। लड़की से पूछा जा रहा है कि काले काले बालों वाली ये तो बता तेरी उम्र है क्या। काले काले बाल उसके होते हैं जो उम्र में जवान होती है ना, जिसकी ज़्यादा उम्र नहीं होती है, उसके घने बाल होते हैं। तो इसीलिए पूछ रहे कि तेरी उम्र है क्या। तो वो बता रहा है बाद में कि ये तो कमाल है इस शैम्पू का कि इस शैम्पू के लगाते ही उसके बाल इतने काले हो गए, इतने घने हो गए, जैसे शाम का अंधेरा होता है। इस प्रकार से उसके बाल प्रतीत हो रहे हैं। अब प्रतीत हो रहे हैं तो ये एक आकर्षण शैली है जिसमें क्या कहते हैं व्याकरण के नियमों को तोड़ दिया गया है, तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। लेकिन ये आकर्षक है, कलात्मक है, तुकबंदी है, लय है, इसके अंदर जुबान पे बैठ रही है। गाने के बोल है कि चेहरा है या चांद खिला,
जुल्फ़ घनेरी शाम है क्या, सावन सागर जैसी आँखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। यानी कि उसी गाने से इसकी कुछ शब्दों को लिया गया है और एक नया विज्ञापन की शैली का प्रयोग किया गया। स्मरणीयता, अब विज्ञापन की जो भाषा है उसमें स्मरणीयता भी होनी चाहिए, यानी याद रखने की क्षमता। यदि कोई विज्ञापन लोगों को शीघ्र ही याद हो जाए अथवा उसे गुनगुनाने लगे तो उस विज्ञापन की बहुत बड़ी शक्ति है, वह विज्ञापन की बहुत बड़ी शक्ति है। यह शक्ति प्राय भाषा से पैदा होती है। काव्यगात्मकता में समावेश से जहाँ विज्ञापन के प्रबोधात्मकता पैदा होती है, वहीं इससे उसमें स्मरणीयता का गुण पैदा होता है। विज्ञापन को स्मरणीय बनाने के लिए काफ़ी अपील की संरचना में भाषा गढ़ते समय इस बात का ख्याल रखा जाता है कि पदबंध या वाक्य संरचना ऐसी हो जो विज्ञापन को स्मरणीय बनाए। यानी एक उदाहरण देख लेते हैं हम। ठंडा मतलब कोका कोला, यानी कि देखिए ठंडा मतलब क्या, कोका कोला, ये स्मरणीयता है। यानी कि ये एक तरह से छोटी लाइनें हैं, संक्षिप्त है, प्यारा है, और देखिए जो कंपनी का एडवर्टाइज़ किया जाना है उसका नाम आ गया है, ठंडा ठंडा पियो, मतलब ठंडा पियो तो आप कोका कोला ही पियो। मतलब ये एक तरह से आकर्षित किया गया स्मरणीयता, क्योंकि छोटा है तो छोटा चीज़ ज़्यादा ध्यान में रहता है, बड़ा चीज़ ज़्यादा ध्यान में नहीं रहता है। इसीलिए अपने स्मरणीयता के जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करती हुई यह एक विज्ञापन की भाषा क्या कहते हैं, एक बहुत आसानी से लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई है। ठंडा मतलब कोका कोला, है ना। काव्यगात्मक शैली है, इसमें स्मरणीयता का भाव है, संरचना भी ठीक है। अब सरलता, बोधगम्यता और जीवंतता, इन तीनों को पढ़ेंगे कि भाषा में सरलता भी होनी चाहिए, बोधगम्यता भी होनी चाहिए और जीवंतता भी होनी चाहिए। विज्ञापन तभी स्मरणीय होगा जब आम आदमी के बोलचाल की और सरल और बोधगम्य भाषा में हो। यानी आम आदमी के बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, जो आम आदमी अपने जीवन में या जीवन में जो बातें करता है उसके दौरान जो शब्दों का प्रयोग करता है वैसे शब्द होने चाहिए, सरल होने चाहिए, उसके समझ में आनी चाहिए। ना कि भाषा गूढ़ हो, गंभीर हो, बेझिल हो, या भाषा वाला विज्ञापन घर घर में, गांव चौपाल में, बाज़ार में लोकप्रिय नहीं हो पाता। गूढ़ भाषा हो गई, गंभीर भाषा हो गई, बोझिल हो गई, या अधिक हिंदी के कठिन शब्दों का, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर लिया गया, कहीं कहीं संस्कृत के शब्द डाल दिए गए, तो इससे जो भाषा होती है वो क्लिष्ट हो जाती है, कठिन हो जाती है, समझने में ज़्यादा समय लगता है, तब तक तो बंटाधार हो जाएगा विज्ञापन की भाषा का। आज जनता से जुड़ने के लिए भाषा का प्रयोग का इस्तेमाल ही विज्ञापनों में किया जाता है। मतलब आज जो जनता से जुड़ने के लिए जो भाषा का प्रयोग किया जाता है तो सरल होते हैं, प्रवाहमयी होते हैं, बोधगम्य होते हैं, सरलता होता है उनमें, क्या कहते हैं, बोधगम्य होता है, जीवंतता होती है, जिससे कि विज्ञापन की गढ़ी संदेश, विज्ञापन में जो गढ़ा गया संदेश है, रचना है, व्यंजित निहित अर्थ है, आसानी से पकड़ में आ जा सके। सरलता, बोधगम्यता के साथ साथ जीवंतता होना भी ज़रूरी है। जैसे एक उदाहरण देख लेते कि अपनी संपत्ति का लाभ उठाए, जब चाहें इस पर कर्ज पाए। यानी कि यहाँ पर सोने चांदी की बात की गई है कि अपने वो आपकी संपत्ति है उसका लाभ उठाए, इस पर लोन ले जाए। यानी कि देखिए इसमें सरलता कितनी है ना, बोधगम्यता, जीवंतता है। आज का समय यही है कि मतलब इस विज्ञापन में जीवंतता देखिए कि आज का समय है लोन वाला, लोगों के पास पैसे नहीं है लेकिन जेवर है ना, संपत्ति है, उस पर वो कह रहे हैं कि लोन ले जाइए। सीधे शब्द का प्रयोग किया गया है, कुछ बढ़ा चढ़ा के बोला नहीं गया, सीधा सपाट बोल के टेंशन फ्री, यानी कि अपनी संपत्ति का लाभ उठाइए, जब चाहें ले जाएं, बात ख़त्म हो गई। देखिए अधोलिखित विज्ञापन में सरल भाषा का प्रयोग है, हथेलियों, और इसमें अब देखिए इसका चित्रण कैसे किया जाएगा, अपनी संपत्ति का लाभ उठाएं, जब चाहे पैसे ले जाएं। तो जैसे उंगलियां, जैसे हथेलियों पे उंगलियों में पैसा गिनते हुए दिखा देते हैं, ग्राहकों को पंजाब नेशनल बैंक की ओर आकर्षित कर देते हैं ना। एक बैंकर बैठा है, वो क्या कहते हैं, ग्राहक सोने चांदी लेके आता है, उसको देता है, वो पैसे दे देता है, हो गया बस। तो ये एक तरह से चित्रित करने का प्रयास किया, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अब देखिए जीवंतता पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भाषा का प्राय है नीरस और शुष्क भाषा के बजाय सरस भाषा का उपयोग। भाषा में मतलब प्राय नीरस और शुष्क भाषा, सूखा और नीरस, मतलब जिसमें कोई रस नहीं है, कोई लय नहीं है, कोई छंद नहीं है, वो उसकी बजाय सरस भाषा का उपयोग विज्ञापन में जीवन भर सकते हैं। यानी उसके अंदर विज्ञापनों में एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
परंपराबद्ध यांत्रिक व्याकरणबद्ध भाषा विज्ञापन की भाषा उतनी रोचक आकर्षक नहीं होती है। मतलब कि वो बता रहे हैं कि जो पारंपरिक भाषा है ना, यांत्रिक भाषा है, व्याकरणबद्ध भाषा है, वो विज्ञापन में उतना रोचक आकर्षक पैदा नहीं कर पाते, जिसमें उपभोक्ता क्या कहते हैं प्रभावित नहीं हो सकता। इसमें क्षमता नहीं है जीवंतता लाने के लिए। कई बार कॉपी लेखक संदेश रचना को नाटकीय रूप दे देते हैं, लेकिन नाटकीय तत्वों का सहारा प्राय जो नाटकीय तत्व हैं, जो नाटकीय स्वरूप प्रस्तुत करेंगे, वो रेडियो पे हो जाएगा या फिर दूरदर्शन में प्रसारित होंगे। लेकिन ये प्रिंट मीडिया, अखबार है ना, मैगजीन में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। तो नाटकीय तत्वों का समावेश संवाद शैली के माध्यम से किया जा सकता है। उसमें संवाद शैली होती है, उसमें क्या कहते हैं कुछ चित्रित प्रस्तुत किया जा रहा होता है। तो ये प्रिंट मीडिया के लिए अनुपयोग है, लेकिन रेडियो और टीवी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे ओशवॉल के रंगीन गर्माहट में खिल उठेंगे आप। ओशवॉल एक साल है जिसकी गर्माहट में आप खिल उठेंगे, ऐसा ये कहा जा रहा है। तो मतलब एक तरह से चित्रात्मक प्रयोग किया गया है, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया। अब विज्ञापन की शैली पर बात कर लेते हैं, जो हमने पूर्व में क्या कहते हैं उसको स्मरण किया था। विज्ञापन की शैली देखिए, विज्ञापन की भाषा शैली का तात्पर्य है कि विज्ञापन किस वर्ग के लिए प्रचारित किया जा रहा है, उस वर्ग की भाषा शैली में विज्ञापन का निर्माण करना पड़ता है ताकि उस वक्त तक पहुंच सके, उस व्यक्ति तक पहुंच सके, उस समाज तक पहुंच सके। सभी उपभोक्ताओं का भाषिक स्तर समान नहीं होता है, इसलिए उपभोक्ता के तह तक पहुंचने वाली भाषा अपनाना अनिवार्य होता है। तो इसलिए इस प्रकार 3 प्रकार के शैलियाँ हैं जो भाषा में प्रयोग में लाई जाती है। एक है अभिधार्थ, एक है लक्षणार्थ और एक है व्यंजनार्थ। तो सबसे पहले हम अभिधार्थ पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अभिधार्थ भाषा शैली। अभिधा से अभिप्राय यह है कि सीधी सपाट, यानी अभिधा का अर्थ है सीधी सपाट सरल शैली। यह शैली अपने स्वरूप में वस्तुगत होती है और पढ़ने सुनते ही समझ में आ जाती है। उदाहरण के लिए सफाई, वहाँ हरिराम गुलाब राय की सूरज ब्रांड झाड़ू है जहाँ। देखिए बिल्कुल सीधी सपाट है, सफाई है वहाँ जहाँ पे हरिराम गुलाब राय की सूरज ब्रांड झाड़ू है। तो नई सैमसंग हैंड वॉश उन महिलाओं के लिए जिनका मानना है कि मशीन हाथों की धुलाई नहीं दे सकती। सीधी सपाट भाषा का प्रयोग किया, सरल है ना, आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें विज्ञापन की भाषा एकदम सीधी है, सरल है, सपाट है, संगीतात्मकता लय लाने का प्रयोग किया गया है। अब देखिए लक्षणार्थ पे बात कर लेते हैं। तो लक्षणार्थ भाषा विज्ञापन की लक्षणार्थ भाषा शैली में लाक्षणिक चमत्कार होता है। यह अभिधा की तरह सीधी सपाट नहीं होती है, वरन इसमें भाषा प्रयोग का चयन बहुत हद तक विज्ञापन की जो वस्तु है उसके अनुरूप होता है। उस वस्तु के गुण को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। जैसे शेर की शक्ति, कैस्ट्रॉल जेपी मोटर ऑयल, इंजनों का बयान, कैस्ट्रॉल जेपी हमारी जान, विश्व विजेता लुब्रिकेंट्स कैस्ट्रॉल। मतलब देखिए लक्षणार्थ का सीधा सा अर्थ है कि इसमें सीधा नहीं कहा जाता, इसमें बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। मतलब कि जैसे एक था कि बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाता है कि मतलब किसी चीज़ को, किसी भी वस्तु को उस तरह प्रदर्शित करना कि मतलब उसकी जो क्षमता है उससे अधिक उसकी खूबियों को, उसके गुणों का, उसके लक्षणों का प्रचार करना, जिससे कि उस चीज़ों को आकर्षित उस पर व्यक्ति आकर्षित हो और ख़रीदने के लिए विवश हो जाए। तो इसमें लक्षणार्थ शैली में बढ़ा चढ़ाकर किसी वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है, ना कि अभिधा शैली के द्वारा। अभिधा शैली में क्या किया जाता था, सीधी सपाट भाषा का प्रयोग कर देते थे। लक्षणार्थ में ऐसा नहीं किया जाता। लक्षणार्थ में बढ़ा चढ़ाकर वस्तुओं को प्रयोग में प्रस्तुत किया जाता है, उसमें भाषा का बढ़ा चढ़ाकर प्रयोग किया जाता है। अब व्यंजनार्थ भाषा शैली का प्रयोग देख लेते हैं कि विज्ञापन की व्यंजनार्थ भाषा शैली में ना तो भाषा की अभिधापरक अर्थ या अभिनिष्ट होती है और ना ही लक्षणार्थ परक। मतलब इस शैली में ना तो अभिधापरक है, ना ही लक्षणार्थ है, यानी ना ही सीधी सपाट भाषा है, ना ही अलंकारिक भाषा है, यानी बढ़ा चढ़ाकर प्रयोग किया गया। इसमें
इसमें विपरीत है, इसमें विज्ञापन की भाषा व्यंजनार्थ समस्त होती है, यानी कि जो बात कही जा रही है उसका वही अर्थ ना निकाल कर कोई अन्य अर्थ निकलता है। मतलब यहाँ पर अलंकारिक शैली का प्रयोग किया गया, अलंकारिक भाषा यानी कि डबल मीनिंग शब्दों का प्रयोग किया गया कि मतलब जिस चीज़ के लिए बोला जा रहा है उसके विपरीत उसका अर्थ होता है। यानी कि सुरक्षा के लिए, यानी कि आप मर्जी है आपकी आखिर सिर है आपका, है ना, मर्जी है आपकी आखिर सिर है आपका, सुरक्षा के लिए हेलमेट का आवश्यक है, सुरक्षा के लिए हेलमेट आवश्यक है। यानी कि यहाँ पर पहले देखिए पहली वाली लाइन में कुछ और बताया जा रहा है कि मर्जी है आपकी सिर है आपका, मतलब कुछ और मतलब निकल रहा है, लेकिन आगली वाली लाइन में इसका मतलब क्लियर हो रहा है कि सुरक्षा के लिए हेलमेट आवश्यक है। मतलब पहली वाली लाइन में तो कुछ और कहा जा रहा था, लेकिन दूसरी वाली लाइन में इसका अर्थ क्लियर हुआ है। तो मतलब यही कहने का मतलब है व्यंजनार्थ शैली का प्रयोग में, मतलब कि यहाँ पे अर्थ जो बात कही जा रही है उसका वही अर्थ ना निकल कर कुछ और निकलता है। यहाँ पे देखिए ऊपर वाली लाइन में कुछ और अर्थ निकल रहा है, लेकिन नीचे वाली लाइन में हमें आंसर क्लियर हो रहा है कि मतलब ये हमारी सुरक्षा के लिए है और हमें हेलमेट लगाने के लिए कहा जा रहा है। तो पहली वाली थी अभिधा शैली जिसमें सीधी सपाट सरल भाषा का प्रयोग करके विज्ञापन किया जाता है। दूसरी लक्षणार्थ शैली जिसमें बढ़ा चढ़ाकर भाषा को व्यवस्थित करके विज्ञापन किया जाता है। और इसमें क्या कहते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है मतलब जिसका अर्थ तो कुछ और निकलता है लेकिन कहना वो कुछ और चाह रहा होता है। ठीक है जी। अब विज्ञापन का सार देख लेते हैं। विज्ञापन की भाषा स्वयं में विशिष्ट होती है। ठीक है जी, विज्ञापन की भाषा विशिष्ट होती है अपने में, चूँकि विज्ञापन में से संबंधित उत्पादों का सीधा संबंध बहुसंख्यक जनता से होता है, मतलब बहुत सारी जनता से होता है। इसलिए आमतौर पर विज्ञापन की भाषा में उसी के बोलचाल की भाषा की शैली अपनाई जाती है जो मतलब उस क्षेत्र में बोली जा रही है, जो उस क्षेत्र में समझी जा रही है। कई बार विज्ञापन की भाषा को प्रभावशाली रूप देने के लिए अलग अलग ढंग से प्रयोग होते हैं, जैसे कि राइट चॉइस बेबी, यही है राइट चॉइस बेबी। लेकिन कुल मिलाकर हिंदी विज्ञापन की भाषा अभी भी परंपरागत स्वरूप लिए हुए है। इसका मतलब यही है कि एकदम रूढ़िवादी हिंदी नहीं हुई है अभी विज्ञापन में। हिंदी वस्तुतः ऐसी भाषा है जो कि कुछ पहचानने की क्षमता रखती है, कुछ पहचानने की क्षमता रखती है, पहचानने की क्षमता रखती है ना। वो मतलब घुल जाती है एकदम चीनी की तरह, पानी में चीनी जैसे घुल जाता है, कोई भी भाषा में वो मिल जाती है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, है ना, तुर्की हो। उसका हृदय उदार है, मतलब हिंदी का हृदय उदार है। हिंदी का जो भविष्य है वो उज्जवल है। इसमें समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन रहे हैं और होते रहेंगे। बस यही था विज्ञापन की भाषा। अगर आपको नहीं समझ आया हो तो मैं एक बार फिर से इसकी सार बता देता हूँ कि देखिए विज्ञापन की भाषा सीधी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, है ना, उसमें बोधगम्यता होनी चाहिए, कलात्मकता होनी चाहिए, और स्मरणीयता होनी चाहिए, मतलब छोटी होनी चाहिए, वो स्मरण योग्य होनी चाहिए, लय होना चाहिए, उसमें तुकबंदी होनी चाहिए। और शैली देखिए, शैली सीधी सपाट मतलब अभिधा शैली होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि सीधी सपाट बोलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन आप या बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे तो ज़्यादा पकड़ में आएगा। लेकिन आप जो व्यंजनार्थ शैली का प्रयोग करेंगे तो कुछ दिक्कत हो सकती है मेरे अनुसार। लेकिन ये तीनों शैली का प्रयोग करके हम एक अच्छा विज्ञापन का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।